Well, dear students, today we will discuss about basic concepts of income tax. Okay? बेसिक कंसेप्ट इनकम टैक्स ये केवल आपके लिए यूजफुल नहीं है, बट जो जनरल पब्लिक है, जैसे आपके पेरेंट्स हैं या कोई ट्रेडर है, बिजनेसमैन है, उनको भी इनकम टैक्स की बेसिक कंसेप्ट की नॉलेज बहुत ज़रूरी है। आपके तो खैर कोर्स में है ये चीज़ें। सो बेसिक कंसेप्ट ऑफ इनकम टैक्स, द फर्स्ट पॉइंट इज एसएससी। एसएससी को जिसको हम हिंदी में करदाता बोलते हैं। एसएससी एज पर सेक्शन 27 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 इट इंक्लूड्स, जो ये 27 और 1961 आपको पता है कि इनकम टैक्स एक एक्ट है जो 1961 में इसको बनाया गया था। दो इससे पहले ये 1860 में ब्रिटिश रूल में भी इनकम टैक्स पहली बार इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था। लेकिन आजकल जो इनकम टैक्स हमारे यहाँ चल रहा है वो अलग बात है कि उसमें एवरी ईयर बजट जो आता है उसमें अमेंडमेंट होते हैं, लेकिन जो एक्ट है हमारा वो है इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो उसमें जो सेक्शन 27 है उसमें इसको डिफाइन किया गया है कि व्हाट इज एसएससी। द फर्स्ट पॉइंट, एसएससी which include the person who is responsible to pay income और penalty और interest। वो पर्सन जो अपनी इनकम पर टैक्स पे करने के लिए लाइबल है, या उसके ऊपर कोई पेनल्टी लगी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, या उसने इनकम टैक्स नहीं दिया था टाइमली तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा है, तो वो पर्सन इसमें आते हैं। सेकंड, द पर्सन अपॉन whom the proceedings of the assessment have been started। ऐसा कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति जिसके अगेंस्ट कार्रवाई शुरू कर दी गई हो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। द पर्सन, थर्ड पॉइंट, द डीम्ड एसएससी हु इज लाइबल टू पे इनकम टैक्स ऑन इनकम ऑफ अदर पर्सन। डीम्ड एसएससी मीन्स जिसको हम मान लेते हैं कि वो बेकरदाता है, ठीक, प्रिज्यूम कर लिया जिसको, क्यों कि वो किसी और की इनकम पर इनकम टैक्स देने के लिए वो लाइबल है। सपोज करो किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसकी इनकम पर अब कौन टैक्स देगा? तो उसके जो सक्सेसर हैं, उसका सन और डॉटर जो भी हैं उसके परिवार में, या उसकी वाइफ है, फिर वो डीम्ड एसएससी बन जाते हैं वहाँ पर। फोर्थ वन इज एसएससी इन डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट मीन्स जो कोई मिस्टेक करता है, कोई चूक करता है, कोई गलती करता है, इस कारण वो एसएससी बन जाता है, करदाता बन जाता है। हु हैज़ बीन एसएससी ड्यू टू हिज और हर मिस्टेक और फॉल्ट। अब फॉल्ट क्या किया उसने? सपोज करो कि किसी एम्प्लॉयर ने, जो कंपनी का मालिक है, उसे अपने एम्प्लॉयज़ को जो सैलरी देता है उस पर इनकम टैक्स में रूल है कि उसको सैलरी पे करनी है, उसमें से टैक्स एट सोर्स डिडक्ट करके उस पर जो टैक्स बनता है उसका कुछ एस्टिमेटेड टैक्स उसे काट कर तब वो उनको इनकम पे करेगा। वो जो टैक्स डिडक्ट करता है वो बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट के अकाउंट्स में डिपॉजिट की जाती है, जमा की जाती है। लेकिन उसने ये ड्यूटी अपनी पूरी नहीं की, उसने टैक्स नहीं काटा और पूरी फुल सैलरी उनको दे दी। तो अब अगर वो पर्सन टैक्स नहीं दे पा रहा है तो वो जो एम्प्लॉयर है वो एसएससी इन डिफ़ॉल्ट कहलाएगा यहाँ पर। तो ये कैटेगरी हुई एसएससी की। एक तो द पर्सन जो हिमसेल्फ और हर सेल्फ, और जो जिसके अगेंस्ट कोई इनकम टैक्स की कार्रवाई शुरू कर दी गई है, या जिसे मान लिया गया है, या जो गलती से एसएससी बन गया है। द सेकंड मेजर कंसेप्ट इज पर्सन। पर्सन एज पर सेक्शन 231 इट इंक्लूड्स, व्यक्ति क्या है यहाँ पर? तो ये जो धारा 231 में इसको बताया गया है इनकम टैक्स की, एन इंडिविजुअल, कोई भी व्यक्ति, जैसे मैं हूँ डॉक्टर परमिल कुमार, तो मैं एक पर्सन में हूँगा इंडिविजुअल के कैटेगरी में। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एक संयुक्त हिंदू परिवार जो होता है वो भी एक पर्सन कहलाता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होती है? जो कि एक हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग जब परिवार के कुछ सदस्य, जैसे दो भाई मिलकर अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपना कोई व्यापार कर रहे हैं, तो वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की कैटेगरी में आते हैं। इसमें हिंदूज और जो
हिंदूज के भी दो कैटेगरी हैं, दाया भाग और मिताक्षरा भाग, तो वो परिवार इसमें शामिल किए जा सकते हैं। कंपनी आप जानती हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है, HCL है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो ये भी एक पर्सन या की कैटेगरी में आते हैं। फर्म का यहाँ पर जो मीनिंग है दैट इज़ पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी फर्म। कुछ पार्टनर मिलकर जब एक बिज़नेस करते हैं और वो रजिस्टर्ड करा लेते हैं अपने बिजनेस को, तो वो फर्म भी पर्सन है। और फिफ्थ वन इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ये भी फर्म की तरह ही है। डिफरेंस क्या है इसमें फर्म और एसोसिएशन पर्सन में? अगर आप फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं कराते पार्टनरशिप एक्ट में गवर्नमेंट की एजेंसी के थ्रू, तो वो एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहलाएगी, एक तरह से अनरजिस्टर्ड फर्म है। लोकल अथॉरिटी, स्थानीय सत्ता। लोकल अथॉरिटी में क्या आ सकता है? जैसे म्युनिसिपल कमेटी, नगर पालिका, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ग्राम पंचायत, ये सब भी पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। एनी अदर आर्टिफिशियल पर्सन, कोई और आर्टिफिशियल या कृत्रिम व्यक्ति। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या है कि जो हमारी तरह एक नेचुरल पर्सन नहीं है, लेकिन उसके बिहाफ पर सारे काम हो रहे हैं। जैसे सपोज करो कोई XYZ स्कूल है, पब्लिक स्कूल है, तो वो भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो भी यहाँ पर एक पर्सन होगा। तो मेनली इसमें कैटेगरी आई एन इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, लोकल अथॉरिटी, एनी अदर आर्टिफिशियल पर्सन। ये सभी अपनी इनकम पर इनकम टैक्स पे करते हैं एज पर द रूल्स। असेसमेंट ईयर, कर निर्धारण वर्ष, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। तो फर्स्ट इज असेसमेंट ईयर। एज पर सेक्शन 29, जो इनकम टैक्स का सेक्शन 29 है, धारा 29 है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंड्स ऑन 31 मार्च नेक्स्ट ईयर। ये एवरी ईयर 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा और नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को एंड हो जाएगा। ठीक, सपोज करो असेसमेंट ईयर 2020-21 का मतलब क्या हुआ कि 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021। 1 अप्रैल 2020 को स्टार्ट हुआ और 31 मार्च 2021। ये बेसिकली ये 12 मंथ हैं। इसको 2 ईयर मत मानना, क्योंकि ये कोई कैलेंडर ईयर नहीं जो 1 जनवरी को स्टार्ट हो रहा है और 31 दिसंबर को एंड होता है। यहाँ पर इसमें 1 अप्रैल 2020 से 31 दिसंबर 2020, 9 मंथ तो 2020 के हैं, और फिर जनवरी, फरवरी, मार्च 3 मंथ या 3 महीने 2021 के हैं। तो ये टोटल 12 मंथ हुए हैं। तो इस तरह से ये असेसमेंट ईयर है। और आपको ये पता ही होगा कि हमारी जो प्रीवियस ईयर की इनकम है उस पर हम टैक्स पे करना होता है हमें असेसमेंट ईयर, उससे नेक्स्ट ईयर में। ठीक, नेक्स्ट वन इज प्रीवियस ईयर। एज पर सेक्शन 3, इनकम टैक्स इज लेवीड ऑन नेट टैक्सेबल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर। In simple words, previous year is that year in which the income is earned, as income tax is to be paid of previous year income in assessment year. So for assessment year 2020-21, previous year will be 2019-20 or 1st April 2020, 1st April 2019 to 31st March 2020. It is also called अकाउंटिंग ईयर और फाइनेंशियल ईयर, बट सो बेसिकली इसको क्या कहते हैं, प्रीवियस ईयर एक तरह से ये असेसमेंट ईयर से जो ठीक पहले के 12 महीने हैं वो होते हैं। इसको हम अकाउंटिंग ईयर भी कह सकते हैं, फाइनेंशियल ईयर भी कह सकते हैं, वित्त वर्ष भी कह सकते हैं, लेकिन ये कभी भी कैलेंडर ईयर नहीं होता। या जैसे कुछ लोग दिवाली टू दिवाली अकाउंट बनाते हैं, दिवाली ईयर भी ये नहीं होता। अब ये भी इसमें क्लियर होगा कि प्रीवियस ईयर की इनकम पर असेसमेंट ईयर में हम टैक्स पे करते हैं, बट इन फॉलोइंग केस प्रीवियस ईयर मे नॉट बी ऑफ 12 मंथ। जैसे अभी बताया गया था कि प्रीवियस ईयर 12 मंथ 12 महीने का पीरियड है, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जब ये 12 मंथ का नहीं होगा।
For example, if a person starts job or business on 15 July 2019, then previous year will be 15 July 2019 to 31st March 2020. तो कब होगा ये? 15 जुलाई 2019 से 31 मार्च 2020 तक होगा। फिर ये यहाँ पर ये देखो, ये 12 महीने नहीं हुए। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसकी जो भी स्टार्ट 15 जुलाई से हुई, तो कैसे हम उससे पुराने टाइम की हम उसकी इनकम ले सकते हैं? या जब बिजनेस ही 15 जुलाई से स्टार्ट हुआ तो अप्रैल से कैसे स्टार्ट कर लोगे आप? तो ये भी आपको कीप इन योर माइंड, आपको ध्यान में रखना है इसको। नॉर्मली इनकम टैक्स इज लेविड ऑन प्रीवियस ईयर इनकम एंड पेबल इन असेसमेंट ईयर। दिस रूल हैज़ फॉलोइंग एक्सेप्शन। ये एक रूल है कि प्रीवियस ईयर की इनकम पर हम असेसमेंट ईयर में टैक्स देते हैं, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन हैं, अपवाद हैं। कुछ ऐसी परिस्थिति होती हैं जब ये रूल फॉलो नहीं किया जाता। फर्स्ट केस इज इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट फ्रॉम शिपिंग बिजनेस। आपको पता है कि नॉन रेजिडेंट का कि क्या मतलब? नॉन रेजिडेंट मीन्स जो इंडिया में नहीं रहते, जो कहीं विदेश में रहते हैं, ठीक। हालांकि रेजिडेंस या निवास का जो इशू है, इसका सिटीजनशिप से कोई लेना देना नहीं। एक इंडियन जो पिछले 2-3 साल से अमेरिका में रहता है, वो भी नॉन रेजिडेंट होगा यहाँ पर। तो ऐसे लोग जो नॉन रेजिडेंट हैं और शिपिंग बिजनेस में हैं, तो उनकी जो इनकम प्रीवियस ईयर की होगी, उनको प्रीवियस ईयर में ही टैक्स देना पड़ता है, ना कि असेसमेंट ईयर में। लाइक इन दिस केस 7.5% ऑफ द टोटल अर्निंग विल बी टैक्सड इन प्रीवियस ईयर इटसेल्फ। उनकी जो टोटल अर्निंग होगी, टोटल रेवेन्यू होगा, उसका 7.5% उनका प्रीवियस ईयर में ही इनकम मानकर उस पर टैक्स देना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि इसमें प्रीवियस ईयर की इनकम पर असेसमेंट ईयर में टैक्स क्यों नहीं दिया जा रहा? उसका इसलिए नहीं दिया जा रहा क्योंकि ये नॉन रेजिडेंट है। ये इंडिया में आए 1-2 महीने के लिए, इनकम अर्न की, उसके बाद ये कई साल के लिए अपने देश में चले गए, किसी दूसरे देश में। कोई गारंटी नहीं है कि नेक्स्ट जो असेसमेंट ईयर होगा उसमें इंडिया में आ जाएंगे। तो जब ये श्योरिटी नहीं, तो इनसे प्रीवियस ईयर में ही तभी इनसे टैक्स ले लिया जाता है। सेकेंड वन, इनकम ऑफ पर्सन्स लिविंग इंडिया फॉर लॉन्ग टाइम। आपको पता है कुछ लोग इंडिया से विदेश चले जाते हैं, हर साल जाते हैं, और उनमें से कुछ लोग तो बहुत लंबे टाइम के लिए चले जाते हैं, जैसे 2-3-4 साल के लिए। अब उनसे आप असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर की इनकम पर असेसमेंट ईयर में कैसे टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं? क्योंकि अगले साल तो वो इंडिया में होंगे ही नहीं। तो इसलिए उनसे भी आप प्रीवियस ईयर की इनकम पर उसी ईयर में ही टैक्स लेवी कर लेते हैं, चार्ज कर लेते हैं। डिसकंटिन्यूड बिजनेस और प्रोफेशन में बी टैक्स्ड इन प्रीवियस ईयर इन विच इट इज क्लोज्ड। कुछ बिजनेस, कुछ फैक्ट्री, कुछ कंपनी जो प्रीवियस ईयर में बंद होगी, देयर में भी एनी रीज़न क्यों बंद हुई, लॉस हुआ या कोई और कारण है। अब इनके लिए भी कंडीशन ही यही है, कंपनी तो ये इंडिया की है, इंडिया में ही थी, और बंद होगी तो फिर भी प्रीवियस ईयर की इनकम पर प्रीवियस ईयर में ही टैक्स लगेगा। असेसमेंट ईयर तक का वेट क्यों नहीं कर रहे? वो वेट इसलिए नहीं कर रहे कि इनकी एक फैक्ट्री है जो इन्होंने बंद कर दी। हो सकता है नेक्स्ट ईयर उस फैक्ट्री की जगह कुछ और चीज़ बन जाए, ये किसी को सेल ऑफ कर दें प्रॉपर्टी, तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहाँ पर जाएगा टैक्स लेने इनसे? तो इस केस में सेम प्रीवियस ईयर में ही इनसे टैक्स लेवीज कर लिया जाता है, चार्ज कर लिया जाता है। पर्सन्स ट्रांसफरिंग प्रॉपर्टी विद ए व्यू टू अवॉइड टैक्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ लोग अपनी प्रॉपर्टी इस व्यू से, इस ओपिनियन से ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे पर्सन को, जिससे कि वो टैक्स बचा सकें। एक तरह से ये टैक्स की चोरी है। एज पर रूल, एज पर लॉ, आप टैक्स, एक पर्सन को एक राइट है कि वो अपना टैक्स कम कर सके, लेकिन अगर वो अवॉइड करता है, चोरी करता है, दैट इज अगेंस्ट द लॉ। ऐसा
कब हो सकता है? सपोज करो एक हस्बैंड ने अपनी प्रॉपर्टी अपने वाइफ के नाम ट्रांसफ़र कर दी, ठीक, इसलिए कि उस प्रॉपर्टी का जो रेंट है वो उसे उस पर टैक्स ना पे करना पड़े, वो वाइफ के नाम पर आ जाए, और वाइफ की इनकम इतनी कम है कि वो टैक्सेबल लिमिट में ही नहीं है, तो एक तरह से उसने टैक्स बचाने की कोशिश की। तो ऐसे केस में भी उसी प्रीवियस में जब वो ऐसा कर रहा है तो तभी उसी की इनकम मानकर, हस्बैंड की इनकम मानकर उस पर टैक्स लगा दिया जाएगा। सो स्टूडेंट्स, ये जो कंसेप्ट थे, बेसिक कंसेप्ट, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। आपको यू हैव अंडरस्टूड दीज थिंग्स, आपको समझ आई होंगी ये चीज़ें, और जो स्टूडेंट नहीं भी हैं उनके लिए भी यूजफुल चीज़ें हैं, क्योंकि इनकम टैक्स की एक तरह से ये ABC हैं। इनके बिना आप इनकम टैक्स जो एक जिसको टेक्निकल चीज़ बताया जाता है, बहुत मुश्किल चीज़ बताया जाता है, उसको आप नहीं समझ सकते। आई एम डॉक्टर परमिल कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर इन कॉमर्स। मैंने ये छोटा सा प्रयास किया आपके लिए कि बेसिक चीज़ें, बेसिक टर्म्स इनकम टैक्स की क्या हैं। आगे भी मैं कोशिश करूँगा कुछ और वीडियो इनकम टैक्स के बारे में ही अपलोड किए जाएंगे आपके लिए, और आपसे ये रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अपने कमेंट भी ज़रूर भेजें कि इसमें और क्या हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या इसमें आपको लगता है कोई कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ डाउटफुल है, ठीक, जिससे कि हम उसको अपडेट कर सकें। सो थैंक यू वेरी मच।